आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 12 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप स्वेच्छा से डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामान्य दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसको पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है और कितने सेकंड में पार करिए व्यक्ति को, तो 18 सेकंड में पार करिए। चूँकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो अगर ट्रेन की स्पीड को मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूँ, तो इसमें से व्यक्ति की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चूँकि आपका मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 2 20, 5 चौको 20, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 33, क्योंकि 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, ये x यानी कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगी। तो 120 में 230 जोड़ देंगे और इसको किस स्पीड से तय करेगी। तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड थी 33, दूसरे वाले की कितनी है, तो 27 है। तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 7 3 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 6 से कट करेंगे 3 बार, इसको करेंगे तो 10 बार चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 25 50 हो जाएगा। और इस 3 का क्या हो जाएगा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 0 यहाँ पे है, तो 0 वैसे ही कट जाएगा। 23 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 10 35 हो जाएगा। और 35 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। भाग देंगे तो 7 बार, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a² + b² बराबर 168 है, ए बी की वैल्यू 27 दिया है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि a + b इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, तो रूट में हो जाएगा। a² + b² और प्लस किसके हो जाएगा, तो 2ab के बराबर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो बस ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाती है, तो रख देते हैं। तो यहाँ से a - b इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो a² + b² कितना दिया है, तो 168 दिया है। इसमें से माइनस कर देंगे, 27 का दोगुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इसको अगर घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट में, तो ये 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। और 16 में से 5 एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यानी कि रूट में 114 हो जाएगा। इसी तरह a + b की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि a - b डिवाइडेड बाई a + b इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रूट में हो जाएगी 114 और डिवाइडेड बाई 2 2 2, 2 से सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट में 2 5 10 हो जाएगा, 1 14, 2 7 14, यानी कि ऊपर में √57 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में नहीं दिखा है, नीचे करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू 4 पाई दिया है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी।
आपसे गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4/3 पाई। और 4/3 पाई किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। कह रहा है कि उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो खोल का वजन किलोग्राम में, चूँकि यहाँ पे ग्राम में दिया है और पूछ आपसे किलोग्राम में रहा है, तो हम यहाँ पे किलोग्राम में इसको निकालेंगे। पर अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे आपके ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग हैं, जो वैल्यू है सारी अलग अलग है। तो हम यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलेंगे, बस हम देख लेते हैं कि बिना दशमलव के एग्जैक्ट वैल्यू किस में आ रही है। अगर ये मान लीजिए वैल्यू एक ही रहती, दशमलव इधर उधर होता, तब मैं ग्राम को किलोग्राम में बदलता, तो पर यहाँ पे मैं नहीं बदलूँगा। तो देखिए, तो अगर मैं गोले का जो खोखला गोला है, अगर उसका मैं आयतन निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या कितनी है, तो 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस आंतरिक त्रिज्या है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 216 होता है, और माइनस 3 का क्यूब, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो ये आपका 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 189 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई। ये क्या हो जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 63 × 4 पाई क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आयतन निकल के आ गया, आपसे वजन पूछ रहा है, और हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। तो यहाँ पे द्रव्यमान बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन का उधर गुणा हो जाएगा, तो घनत्व यानी कि डेंसिटी इंटू आयतन यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से घनत्व कितना दिया है, तो आपको 11 दिया है। आयतन कितना निकल के आया, तो 4 × 63 और गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 7 × 9 = 63 हो जाएगा, और अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो 36 × 22 और गुणे 11 हो जाएगा। तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और गुणे 11 और गुणे 11 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 7 × 2 = 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 × 2 = 11 को 1 हो जाएगा, 9 × 7 = 16, 1 × 17 को 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 7 1 2 ये किस में दिया है, तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि ये ग्राम में आ गया, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8.712 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं बताया हूँ कि मैं यहाँ पे बदलूंगा नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके अलग हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये देख लूँगा कि एग्जैक्ट आंसर ये किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते थे, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते थे। तो हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, और घनत्व की वैल्यू 11 दिया है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 2 9, अंतर आपका 0 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। 8 और 9 और 2 11, अंतर इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। 9 7 16, 8 घटाएंगे तो ये भी आपका 0 या 11 नहीं आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो 11 के मल्टीपल से भी आप चेक करके इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते थे बिना कैलकुलेशन किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 2 = 0 का विविधकर ज्ञात करिए। तो विविधकर क्या होता है, तो ये होता है आपका b² - 4ac, यही क्या होता है, विविधकर होता है। तथा कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति कितनी होगी। तो बस इसमें वैल्यू अगर रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और -4 × a की वैल्यू कितनी है, 3 × c की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 16, और -4 में 12 दूना के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अगर इसमें से मैं घटाऊँ तो वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। मैंने बताया था 3 कंडीशन होती है। पहली होती है b² - 4ac, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होते हैं।
जब वी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में मूल इसके क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो चूंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, और मूल काल्पनिक सिर्फ किस में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो नॉर्मली आप इसको सरल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो देखिए ऊपर वाले को अगर मैं लिखूं तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 9 का क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो √4 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इंटू इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या होगी तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये 2 से कट करूँगा तो ये 1 घात क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसमें लास्ट में 1 है, यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल नीचे नहीं होगा। इसका मतलब 2 का मल्टीपल सिर्फ ऊपर ही है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 2 से कटना चाहिए। तो 23 आपका 2 से नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं जो तरीके बताता हूँ वो आप एग्ज़ाम में अगर अच्छी प्रैक्टिस किए रहें तो उस तरीके से आप बहुत कम समय में आंसर तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम आपको दिया है कि 5250 है, तो एचसीएफ कितना होगा। तो मैं बताया था कि इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, तो 1 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, तो 5 2 5 0 के बराबर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और 3 से अगर इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 2 22 3 7 21 1 15 3 5 15, और यही एक जो क्या है, तो अगर मैं वैल्यू मानता हूँ कि 1 5 और 6 है तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 175, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो कि आपको दिया है 9 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, मैं बता चुका हूँ कि हमेशा ऑप्शन से रख के चेक कर लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि पदों का जो योग है अगर वो 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित होगी। तो पदों का योग निकाल देते हैं, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 22 और 3 25 हो जाएगा, और 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 और 7 36 हो जाएगा। 36 आपका 9 से विभाजित है। इसका मतलब पी तक क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग 36 आ रहा है जो कि 9 से विभाजित है। तो पी की जगह पे ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन पे देखें तो पी की जगह पे सिर्फ 9 ही रख सकते हैं, तभी जाके 9 से कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको दिया है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि उनका मूल्य 3 5 और 7 है तो इन तीनों का योग करूंगा तो 7 5 12 और 3 15, 15 योग हो जाएगा। पदों की संख्या 3 है तो यहाँ से औसत क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो इस 5 की वैल्यू आपको दिया क्या है क्वेश्चन में कि तीनों का औसत कितना है, तो 15 0 15 है। तो यहाँ से मैं 1 का मान निकाल दूंगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि 3003 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु क्या है, तो 7 है। इसे 7 का मान पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा, मैं 7 से गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो 21 0 21 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 2% 360 है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए x का अगर मैं 2% निकालता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है, तो 360 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसका 1% निकाल दूँ तो x का 1% कितना हो जाएगा, तो 2 से कट कर लूँगा तो ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इंटू 1% को मैं 1/100 लिख सकता हूँ, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 के। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 18,000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते थे कि 2% की वैल्यू अगर 360 के बराबर है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 से गुणा करेंगे तो 18,000। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप x नहीं मानते हैं तो भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5.1 अनुपात 96.9 समानुपात 96.9 अनुपात x है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट x का मान क्या लिख सकता हूँ, तो x का मान हो जाएगा 96.9 गुणे 96.9 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 5.1 हो जाएगा। क्या किया जाता है, तो बाहर बाहर का गुणा कर लिया जाता है और अंदर अंदर जो है इसका गुणा कर लिया जाता है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो एक स्थान पर दशमलव है तो पहले मैं हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 969 हो जाएगा इंटू 96.9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 51 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करता हूँ, बाकी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको यूनिट डिजिट से सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं देखूँ तो सब में लास्ट में जो आंसर है वो क्या है, अलग अलग है। तो 9 में 9 का गुणा करूँगा तो 81 यानी कि 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो 1 में किस चीज़ का गुणा करूँगा कि 1 होगा, तो 8 का गुणा करूँगा तो 8 होगा, 9 का गुणा करूँगा तो 9 होगा, 3 का करूँगा तो 3 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करूँगा तो 1 होगा। तो जिसके लास्ट में 1 होगा वहीं इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 11 दिन और 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। कह रहा है कि शेष कार्य को अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेता हूँ। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पहले वैसा लिख दीजिए। तो कह रहा है कि ए कितने दिन में कर दे रहा है, तो 11 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो 33 दिन में। तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। और अगर 33 से 33 में भाग करेंगे तो 1 बार, यानी ए की इफिशियंसी 3 हो गई और बी की कितनी हो गई, तो 1 हो गई। तो कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद। तो 3 दिनों तक इन्होंने साथ कार्य किया होगा। तो साथ अगर कार्य करेंगे तो 4 यूनिट कार्य करेंगे। तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे 4 यूनिट के हिसाब से, तो 12 कार्य 3 दिनों में इन्होंने कर दिया होगा। तो टोटल कार्य अगर 33 है, इसमें से 12 कर दिया है तो कितना बचा होगा, तो 21 कार्य क्या होगा, बचा होगा। अब इस 21 कार्य को कराना किससे है, तो बी छोड़ के चला गया है तो ए से कराना है। तो ए की इफिशियंसी है 3 इफिशियंसी से 21 कार्य कराने में कितना समय लगेगा, तो 3 सत्ते 21 यानी कि 7 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 48,884 में 44 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 35,252 में 28 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। तो कह रहा है कि 6,956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो मैं पिछली वाली शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू बदल के आई थी। मैंने बताया था कि सीपी निकाल देंगे। तो सीपी कैसे निकल के आ जाएगा, तो खरीदा कैसे है, तो 48,884 में कितने खरीदा है, तो 44 खरीदा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको 11 से कट करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, ऊपर 4 बार हो जाएगा, 4 48 फिर 4 बार हो जाएगा, 4 48 फिर 4 बार, फिर 4 बार। फिर इसको 4 से कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। ये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से एसपी निकाल देते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 35,252 है। इसको किससे भाग देना है, तो 28 लैपटॉप बेचता है तो 28 से भाग देंगे। तो 7 से कट कर लेते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 7 21 4 42, 7 छके 42 हो जाएगा। 4 से कट कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा और 10 4 दूना के 8 2 23 हो जाएगा, 4 पचे 20 3 36 4 9 36। तो ये एसपी निकल के आ जाएगा, ये सीपी है। तो यहाँ से प्रॉफिट हम निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, घटा देंगे। तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 148 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि 6,956 में इस लाभ के हिसाब से कितने वस्तु क्या करें,
वो खरीदे और बेचे, तो बस क्या करेंगे 148 से भाग कर देंगे। तो 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 तें 12, 2 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, 2 29, 4 सत्ते 28, 1 15, 4 तें 12, 3 36, 4 9 36 हो जाएगा। यानी ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर 1 7 3 9 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, तो 37। तो चूंकि 37 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये नीचे किसी से नहीं कटेगा। तो मैं देखिए अगर मैं देख लेता हूँ कि किससे गुणा करने के बाद से साथ में कि 9 आएगा, तो चूंकि अगर देखो तो मैं सबके जो लास्ट में है सिर्फ 20 को छोड़ के 7 है, तो 20 तो इसका नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। अब इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो देखिए अब मैं अगर यूनिट डिजिट से नहीं होता है तो डिजिट सम से मैं चेक कर लेता हूँ। तो नीचे का कितना हो जाएगा, 7 3 10 यानी कि 1 हो जाएगा। ऊपर का चेक करूँ तो 9 कट जाएगा, 7 3 10 और 1 11, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 2। चेक कर लेता हूँ, 7 और 1 8, इसका 8 आ रहा है, 7 3 10 इसका 1 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 और 4 11, 11 का डिजिट सम 2 होगा, तो 47 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद से 47 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.3 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 75 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो कह रहे हैं कि नाव को धारा के प्रतिकूल 67.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 35.8 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं इसमें अनुपातिक संबंध x मानता हूँ तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और धारा की चाल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो प्रतिकूल दिशा में कितना हो जाएगा, तो 3x में से 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस x की वैल्यू दिया कितना है, तो 62.3 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करा है, 75 मिनट में। इसको घंटा में बदलूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 60 से गुणा हो जाएगा। तो 15 से अगर कट करता हूँ तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ या ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि नाव को धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल कितना चलना है, तो 67.6, प्रतिकूल मतलब कितना हो जाएगा, 1 से भाग देना पड़ेगा, और प्लस धारा के अनुकूल कितना चलना है, तो 35.8 चलना है। तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 x हो जाएगा। ये बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 से कट कर देता हूँ तो 5 7 35 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 3 30, 5 6 30 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 67 में 7 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। तो 74.74 और बटा x क्या हो जाएगा, इतना आपका घंटा लगेगा। और x की वैल्यू हमने निकाली है, बस रख देंगे। तो 74.76 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 62.3 इंटू 4, और ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और 3 34, 4 8 32, 2 27 हो जाएगा, 4 6 24, 3 36, 4 9 36 हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखूं तो 6 का 3 गुना कितना होता है, 18, और 23 का 3 गुना होता है 69 होता है। तो अगर भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये 0.3 बार चला जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 स्थान पर दशमलव है, नीचे 1 स्थान पर दशमलव है, तो 0.3 बार चला जाएगा। और ऊपर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी औसत में ऐसे आंकड़े दिए हों जिनके बीच में जो गैप है वो समान हो, तो सबसे पहली वाली वैल्यू पकड़िए और सबसे अंतिम वैल्यू पकड़िए, इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18/2, यानी कि 9 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कितना होगा। तो जब भी गुणनखंड करने की बात हो तो मैं बताया हूँ कि हमेशा ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सब में देख रहा हूँ कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें सब प्लस होगा। तो ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 100 है। तो
तो 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है कि 15 का? तो ऑब्वियस सी बात है 10 का स्क्वायर होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका हट गया। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तिर्यक छेदी रेखाएं एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं को, जैसे मान लीजिए कि समांतर रेखाएं हैं आपका, ऐसे कोई समांतर रेखाएं हैं और एस और टी मान लीजिए कि इस तरीके से इनको प्रतिच्छेदित कर रही हैं। आगे कह रहा है कि एस जो समांतर रेखा है वो क्या करिए कि ए बी सी और डी पे काटती है। तो ए बी सी और ये डी पे काटती है। और टी जो है वो किस पे काट रही है? तो ई एफ जी और एच पे काटती है। आपसे पूछ क्या रहा है कि अगर ए बी की लेंथ यानी इसकी लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और सी डी यानी इसकी लेंथ दिया है कितना? तो 3 सेंटीमीटर, और दिया है ई एफ यानी कि इसकी लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तो जी एच यानी इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से ध्यान से देखूँ तो 5 का कितने गुना हुआ है? तो 15 हुआ है, तो 3 गुना। उसी तरह इस 3 का भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का 3 गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। क्योंकि इनमें अनुपातिक जो संबंध होगा वो बराबर होगा। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा अगर ऐसे काटती हैं तो अनुपातिक संबंध क्या होता है? बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो 2 लाख की राशि उसने ली है, लिख देता हूँ मैं। और किस रेट से ली है? तो 8% के रेट से लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 चौको 32 दूना के 64 हो जाएगा। और 64 सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो 4 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 के बाद से 3 जीरो, 64,000 ब्याज के रूप में उसे देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष जो कोण है वो 14 अंश का है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आधार कोण का माप ज्ञात करिए। तो मैं चित्र से समझा देता हूँ कि जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। तो अगर ये कोण आपका 14 अंश दिया है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण जो कि आधार के कोण है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 4 यहाँ पे हो गया। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? तो 180 अंश होता है। इसमें से हम 14 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 166 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण पूछ रहा है तो बस इसका आधा कर देंगे। तो 166 का आधा करेंगे तो 8 बार चला जाएगा और 3 बार, यानी कि 83 अंश। और 83 अंश क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगर इस क्वेश्चन को आपको करना होगा एग्जाम में तो आप इस तरीके से चित्र बना के मत करिएगा। आप क्या करेंगे कि देख लीजिए कि इन दोनों का जोड़ करने पे किस में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं 103 और 103 को जोड़ूँ तो 180 अंश से अधिक आ जाएगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 80 और 80 अगर मैं मानता हूँ तो 160 यानी कि 158 हो जाएगा। 158 में 14 जोड़ूंगा तो 180 अंश नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 6 12 हो जाएगा। 12 में अगर 4 जोड़ूंगा तो ये भी 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ जो है वो प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा। तो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही आपको बताना है। तो अगर मैं मान ले रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सीपी है और एसपी है तो प्रॉफिट बराबर कितना होता है? तो हमने पढ़ा भी है कि एसपी माइनस क्या होता है? सीपी होता है। अब जो कंडीशन बोल रहा है उस पर आते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर 3 गुना हो जाता है, यानी कि अब कितना विक्रय मूल्य हो जाता है? तो 3 एसपी हो जाता है। सीपी पहले जैसा ही रहता है। तो उस कंडीशन में जो लाभ पहले पी का हो रहा था तो अब कितने का हो जाएगा? तो 4p का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ? 4 से गुणा कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? तो 4p हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4sp हो जाएगा और -4cp हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करता हूँ? मैं घटा देता हूँ। तो घटा दूंगा तो ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो -sp हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? तो प्लस का 3cp बराबर किसके हो जाएगा? तो 0 के। इस sp को इधर लेके चले जाइए तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? तो 3/1 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर 1 रुपये का सामान खरीद के ला रहा है तो 3 में बेच रहा है
तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, किस पे, तो 1 पे, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 200% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुने और जया की वर्तमान आयु का योग जो है वो 48 है। तो जैसे बोल रहा है वैसे लिख देता हूँ मैं। तो प्रिया की आयु अगर P मानता हूँ तो इसका 2 गुना यानी कि 2P और प्लस जया, इसकी वर्तमान आयु का अगर योग करूँ तो 48 है। आगे कह रहा है कि संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुना है। तो जो संजय है वो जया का क्या है, तो 2 गुना है। आगे कह रहा है कि मोहित की वर्तमान आयु प्रिया के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि मोहित का क्या हो जाएगा, तो प्रिया और प्लस 4 वर्ष अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ दिया जाएगा। संजय और मोहित के वर्तमान आयु का योग जो है वो आपका 46 है। तो संजय और मोहित इन दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 46 वर्ष है। आपको प्रिया और जया के वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो देखिए इस वाली इक्वेशन से एस की वैल्यू क्या रख देंगे, तो 2J लिख देंगे, और प्लस एम की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो P + 4, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 46 का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2J + P, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 यहाँ से घट जाएगा तो 42 के बराबर हो जाएगी। तो इस वाले दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो 3P और प्लस 3J, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 48 में अगर हम 42 जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 के बराबर हो जाएगा। और आपसे P + J की उम्र का योग पूछ रहा है तो 3 से भाग कर दूंगा, तो P + J बराबर किसका हो जाएगा, तो 30 × 90 यानी कि 30 के बराबर हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 30 हो जाएगा। आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि 2 इक्वेशन बन गया है, आप P यानी प्रिया और जया की आयु का वर्तमान आयु निकाल दीजिए और फिर उसके बाद से योग करिए। पर मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ कि 2J है और ये J है, यहाँ पे 2P है और ये P है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। तो दोनों में से 3 कॉमन लेके भाग दे दूंगा तो सीधे प्रिया और जया की आयु का योग हो जाएगा, और जो कि मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। तो ए जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, 21 मिनट में। बी है वो कितने मिनट भर रहा है, तो 42 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 21 से भाग करूंगा तो 2 बार, 42 से भाग करूंगा तो 1 बार, यानी यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरी तरीके से भरा जा सके। इसका मतलब 16 मिनट तक ए पूरा चला होगा, क्योंकि बी को बंद किया जा रहा है। तो 16 मिनट में 2 इफिशियंसी से ये कितना भर दिया होगा, तो 32 भर दिया होगा। अब बचा कितना होगा, तो टोटल जो क्षमता है 42 है, 32 ए भर दिया होगा तो 10 बचा होगा, और 10 को ए के एफिशिएंसी से बी भरा होगा। तो कितने मिनट में भर दिया होगा, 10 मिनट में। इसका मतलब 10 मिनट बाद बी क्या हो गया, बंद हो गया होगा। तो 10 मिनट ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10x² + 30xy का तृतीयानुपाती कितना होगा। तो मैं तृतीयानुपाती बता चुका हूँ कि लास्ट वाली वैल्यू जो 30xy है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, तो जो पहली वाली वैल्यू है यानी कि 10x² से भाग दे दीजिए। तो देखिए x² से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 10 से कट करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, तो 30 × 90 y² इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 90y² ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शान के पास 1617 रुपये हैं, उसने इसे अपने बेटों पीयूष और मनोज में बांट दिया। तो पीयूष हो गया और मनोज है, इन दोनों में क्या कर दिया, बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। कह रहे कि यह देखा जाता है कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि यानी कि 11 वर्ष कौन निवेश कर रहा है, तो पीयूष निवेश कर रहा है, और 12 वर्ष कौन निवेश कर रहा है, तो मनोज निवेश कर रहा है। तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकाल लूँ तो 1/, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो कम समय के लिए निकालेगा, इसको अगर 10 में 1 जोड़ दूंगा यानी कि 11 रुपये पी यानी कि पीयूष इन्वेस्ट किया होगा, और 10 रुपये कौन इन्वेस्ट किया होगा,
तो मनोज इन्वेस्ट किया होगा। अगर दोनों को जोड़ दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा 21, और इस 21 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 1 6 1 7 दिया है। तो यहाँ से आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, तो पीयूष यानी कि 11 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 11 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 21, 7 3 21, 7 एकम में 7, 3 से कट कर देता हूँ तो 3 7 21, 2 21, 3 7 21 हो जाएगा। 77 में 11 से गुणा करूँगा तो 7 7 7 14, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 847 रुपये क्या इन्वेस्ट किया होगा, तो पीयूष इन्वेस्ट किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बाकी इसको बेसिक करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि पी ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10, इसके पावर कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एम ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 के घाते कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इस 11 घात से ये 11 घात कट जाएगा, तो यहाँ से P/M इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से भी 11/10 निकल के आ जाएगी। तो यही वाली वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में क्या इसका मान होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जब इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 2 बार चला जाएगा। 2 से जब 8 में भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। तो बचेगा क्या, इन सब की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 50 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग कर देंगे। तो 50/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि के का 25% 25 के 1200% से 10 कम है, तो कह रहा है कि के का मान कितना होगा। तो के का 25% मतलब कितना होता है, तो 1/4 होता है। ये बराबर है, तो 25 के 1200%, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर ए का 20% दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी का कितना, तो A% लिख सकता हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो दिया है कि 25 के 1200%, तो मैं क्या लिख देता हूँ, तो 1200 का 25%, तो 25% मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। से 10 कम है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं 10 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट कर देंगे तो ये 300 बार चला जाएगा। तो यहाँ से k/4 इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 300 में से 10 घट जाएगा, यानी कि 290 हो जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 290 में 4 के गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 9 चौको 36 हो जाएगा। लास्ट में 60 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। अंकों का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थान तक कितना होगा, ये आपको बताना है। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ एकदम सिंपल सा है। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, पर सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो इन सब का माध्य निकालते हैं। तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इन सब को जोड़ के डिवाइडेड बाई पदों की संख्या, तो जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, 2 16, 5 21, 21 9 30, 7 37 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42 को 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 4 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 8 33, 7 तो 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 और 6 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, यानी कि 552 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई पदों की संख्या कितनी है, तो 8 है, तो भाग दे देंगे। तो 8 6 के 48 हो जाएगा, 7 72, 8 9 72, यानी कि माध्य क्या निकल के आ गया 69। और जैसे ही माध्य निकल के आ गया, आपको निकालना पड़ेगा समेसन x माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका माध्य आया उसमें से प्रत्येक आंकड़े को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि मैं पहले वाले को अगर बताऊं तो 65 माइनस 69, और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अंतर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 47 करेंगे तो कितना घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 हो जाएगा। इसी तरह 59 को घटाएंगे 69 में से तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसी तरह 75 को अगर घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसी तरीके से
82 को अगर 69 में से घटाएंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। मैं प्लस माइनस को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर करने में प्लस आ जाएगा, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ। तो 51 में से अगर हम घटाएंगे 69 तो 22 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 484 हो जाएगा। तो लिख लेता हूँ मैं, प्लस हो जाएगा 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। तो लिख लेता हूँ, और प्लस कितना हो जाएगा 78, तो घटाएंगे 69 तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 6, 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 9 20 हो जाएगा, 8 28 हो जाएगा, 28 और 6 तो 34 हो जाएगा, 34 और 3 37 हो जाएगा, 37 और 8 45 हो जाएगा, और एक 46 को 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1566 क्या हो जाएगा, इनका योग निकल के आ गया। अब जैसे ही योग निकल के आ गया तो यहाँ से प्रसरण यानी वेरिएंस बराबर क्या होता है, जिसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो समेसन जो x माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर आया है डिवाइडेड बाई बस क्या करेंगे n कर देंगे। तो n यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो 8 है, तो इससे क्या कर दूंगा मैं, भाग दे दूंगा। तो 8 से भाग करूंगा, भाग दे लेते हैं, तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 7 76 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, और 4 46 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 4 40, 8 5 40, यानी कि 195.75 क्या हो जाएगा। तो इसको भाग देने पर ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो रूट में कितना हो जाएगा 195.75 हो जाएगा। और यही जो सिग्मा होता है, यही क्या होता है, आपका मानक विचलन होता है, जो कि आपको ये दिया है। तो यहाँ से इसका रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में देख लेते हैं, तो 195 किसके करीब है, तो 196, 196 का रूट होता है 14, तो 14 के करीब आंसर कौन सा है, तो 14 के करीब ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 13.99, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो मैं बताया था कि सबसे पहले आप पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, फिर उसके बाद से पदों की संख्या काउंट करें। तो पदों की संख्या काउंट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, और 2 11, यानी कि पदों की संख्या n = 11 आपकी ऑड है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, वहाँ जो पद होगी यही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/2, यानी कि छठवां पद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि छठवां पद क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी दिख रही है, तो 11 दिख रही है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर क्या दिख रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद से क्या दिख रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, उसके बाद से तो ये आपका 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या दिख रहा है, तो 64 दिख रहा है छठवें पे, तो 64 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 है, जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यदि लाभ जो है वो 3% का है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पे प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू उसका कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि लाभ कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, और अधिक कितना अंकित किया है, तो 28%, माइनस अगर मान लेता हूँ कि छूट x दे रहा है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 28x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इस 28 को छोड़ के इस बाकी को बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 128x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 28 में से 3 अगर हम घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 100 और गुणे 25 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको पहले 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। तो 32 दूना के 64 हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो भाग दे के देख लेते हैं, तो एक बार लेके जाएंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा, यानी कि 30 बचेगा, यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 305 में अगर 32 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा क्या, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा,
9 × 27 और 1 28, बिल्कुल आपका 9 बार चला जा रहा है। तो 1 के बाद से 9 आएगा, 1 के बाद से 9 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 19.53% की क्या देगा वो, तो छूट देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा का मान कितना होगा। तो अगर इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है, तो सेक थीटा है, तो लिख देता हूँ, इंटू क्या हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ से साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बस क्या लिख दूंगा ऊपर, तो ऊपर लिख दूंगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक हो जाएगा इसकी वैल्यू। कॉट थीटा और टेन थीटा ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी एक हो जाएगी। तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर अगर इसको लेके जाऊँगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस कॉस पे क्यूब थीटा, इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 जून 2025 को जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।